बोलते हैं कि एक आयु वर्ग है 20 से 25 साल तक, जिसका कि परसेंटेज सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के वोटों में। लेकिन अगर हम बात करें कि उस आयु वर्ग की और उस तबके की सुनते कितने लोग हैं, कितने नेता सुनते हैं, कितने वादे होते हैं, कितने वादे पूरे होते हैं, क्या युवा सोचता है। हमारा एक खास कार्यक्रम है यूथ विजन ऑन पॉलिटिक्स, यूथ विजन ऑन सोशल मीडिया, यूथ विजन ऑन डेवलपमेंट एंड यूथ विजन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा की GLA यूनिवर्सिटी में, जहां पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर एक वर्ग से आए हुए हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं भारतीय राजनीति से, क्या चाहते हैं हमारे नेताओं से, क्या करना चाहते हैं, कहां पर दिक्कत आ रही है, कौन सी पॉलिसी इन लोगों को परेशान कर रही है, किससे ये लोग खुश हैं। शुरुआत करते हैं, एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए, आज की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, आप लोग वोट देते हैं सर, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे आप कितने खुश हैं, क्या कुछ नया चाहते हैं, क्या एक स्टूडेंट के तौर पर आप सोचते हैं, आप बताइए। सर जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब भी इनकी न्यू पॉलिसीज आती है एंड वो इम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, लाइक स्कॉलरशिप ही ले लीजिए, इस साल आती है एंड नेक्स्ट ईयर से या प्रीवियस ईयर से देखे जाए तो वो नहीं आएगी। एंड जैसे कि लैपटॉप बांटे जाते हैं सर, वो सिर्फ इलेक्शंस टाइम पे ही बांटे जाते हैं, या फिर अगर देखा जाए कि जो हमारे पॉवर्टी लाइन्स में आते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया। साफ तौर पर बात, लैपटॉप तो बांटे जाते हैं, लेकिन वही हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे कि लैपटॉप वहां पहुंच जाते हैं जिस गांव में लाइट नहीं होती है, फिर वो quaker.com पर आ जाते हैं बिकने के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाई हैं? तो एक मेजोरिटी का एक ये quaker.com की बात को मानना हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, चाहे तो वो वेबसाइट पर जाके देखें कि उनके लैपटॉप वहां पर अवेलेबल है या नहीं। दूसरा हम सवाल उठाएंगे जो प्रेजेंट की जो सोशल मीडिया का रोल है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जो कि एक एक्सपेक्टेशंस के जिससे बाहर था, जो हिंदुस्तान में एक अपना नया रोल लेकर के आया। हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से सोशल मीडिया के बारे में, क्या ये लोग जानते हैं, क्या सोशल मीडिया का इंपैक्ट है, आप बताइए। सर आपका नाम? सौरभ सिंह। सौरभ जी ये बताइए, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है सोशल मीडिया? सर सोशल मीडिया की वजह से ही आज जो पॉलिटिक्स में जो नाम आए, जैसे केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ये मीडिया के थ्रू जन्मे हैं। क्योंकि अगर आज मीडिया नहीं होता तो ये लोग अपना चुनाव पूरी वर्ल्ड, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में तो सर्वाइव नहीं कर पाए। मीडिया अवेलेबल है ना, अखबार में अवेलेबल है, चैनल्स अवेलेबल है, टेलीविजन चैनल्स और अदर्स हैं जो न्यूज चैनल के अलावा वो अवेलेबल है। जरूरत क्या है सोशल मीडिया की, क्यों सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्या आपको वहाँ सच्चाई दिखती है, क्या आप एक नई चीज देखते हैं सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग खुद इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से सर, इसलिए लोग सोशल मीडिया एक बिना एक बंदिश के लोग खुद इंटरेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट क्या सोचते हैं उसके बारे में यही हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों को कई बार दिक्कतें आती हैं, ये लोग अपनी बात रख नहीं पाते, इन लोगों का आरोप रहता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। आप बताइए, कुछ केसेस ऐसे हैं वो घटित होते हैं, क्रिमिनल उसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन हम उनको जल्दी सजा नहीं दे पाते। क्या आप सोचते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? सर रूल्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट ढंग से किया नहीं जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मतलब जब वो सारे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कुछ फॉलो नहीं। इलेक्शन के समय पर सारी बातें ध्यान आती है, इनका एक बेसिकली कहना था कि इलेक्शन के समय पर सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन बीतते हैं सब लोग सब भूल जाते हैं, नेता शायद अपने वादे भूल जाते हैं, पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी भूल जाते हैं, स्कॉलरशिप देने वाले स्कॉलरशिप भूल जाते हैं। आप बताइए सर, जो स्कॉलरशिप की बात आ रही है, बात ये आ रही है कि अनियमितताएं हैं। जी हाँ बिल्कुल है इस बात में। स्कॉलरशिप 3 या 4 साल के बाद में आती है, इलेक्शन से पहले आती है, इलेक्शन खत्म हो गए। आपको क्यों आपको जरूरत क्यों है स्कॉलरशिप की? सर स्कॉलरशिप क्योंकि पापा की इतनी ज़्यादा सैलरी हाई नहीं होती है और फीस बहुत ज़्यादा हाई है कॉलेजेस वगैरह में। तो कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा है, मदर फादर असक्षम है वो फीस देने में, इसलिए स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ती है। लेकिन सरकार को ये सुनना चाहिए, सरकार को ये समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का कितना बड़ा रोल है, क्या स्कॉलरशिप उसके लिए रोल प्ले करती है, क्या उसका भविष्य उससे बन सकता है। परेशान क्यों है, आखिर क्या परेशानियां होती हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने में? जी आपका नाम? लोकेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे स्कॉलरशिप के मुद्दे? सर बेसिकली स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स को चाहिए, लाइक अपने GLA में लीजिए, GLA की फीस 1,50,000 अप्रोक्सीमेट है जी, ठीक है। अगर हम कुछ करते हैं या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए सर, किसी कोई बंदा कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता जी। अगर उसके पास स्कॉलरशिप होगी देन ही कैन अप्लाई फॉर दैट।
अच्छा, और लोगों से जानेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या कहेंगे स्कॉलरशिप पे? सर मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ सहमत हूँ कि इलेक्शन के टाइम में स्कॉलरशिप आती है और बाकी टाइम में स्कॉलरशिप नहीं आती। इस बार इलेक्शन पे मिली? यस सर। अगले साल नहीं आएगी। ये बोल रहे हैं कि इस बार इलेक्शन आने की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई, हो सकता है अगली बार नहीं आए, लेकिन इनसे कहना चाहूंगा 2017 में अगला चुनाव है, तब तक स्कॉलरशिप तो आ ही जाएगी। और लोग हैं, उनसे स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। आप क्या कहेंगे स्कॉलरशिप पर? सर स्कॉलरशिप के बारे में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब इलेक्शन, वही बात है कि मैं सर जब इलेक्शन आता है तभी स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया जाता है, उससे पहले कोई इलेक्शन। आपका वोट है? जैसा वोट है, वोट डालेंगे इस बार? जैसा बिल्कुल डालूंगा। ये भी कह रहे हैं कि इनको इलेक्शन आने पे ही स्कॉलरशिप याद आती है, उससे पहले नहीं स्कॉलरशिप याद आती। नीति और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तमाम हम बड़े नेताओं से बात करते हैं डिबेट में, वो भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जान नहीं सकता। मैं उन युवाओं से जानना चाहूंगा जो देश के भविष्य हैं कि अगर भ्रष्टाचार जाता है तो कैसा रहेगा, और उनको भ्रष्टाचार ने कहां कहां परेशान किया। मेरे साथ तमाम छात्र मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा अगर कोई भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहता है। आप भ्रष्टाचार में, आपको भ्रष्टाचार ने कहां कहां। एक स्टूडेंट हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप मिलती जरूर है लेकिन उसको ब्लू सर्टिफिकेट मिलती है, और उन्होंने ये भी गिनाया कि सर्टिफिकेट बनता कैसे है। उनके पास चलेंगे और जानेंगे आखिर सर्टिफिकेट बनाने में उन्हें क्या क्या दिक्कत हुई। जी। सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया मैंने, बट आप अगर कॉलेजेस की बात करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा होता है पर्टिकुलर, तो जिन स्टूडेंट में टैलेंट है, जिनमें कैलिबर है कि जो एडमिशन ले सकते हो, तो उनको नहीं मिल पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। सो वी शुड कंट्रोल इट। आप मानती है कि जो मैनेजमेंट की सीटों का बंटाधार किया जाता है वो करप्शन के आधार पर किया जाता है? वो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे करप्शन। जी सर, जब मैं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म इनकम सर्टिफिकेट बनवाने गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट कब तक बन जाएगा, तो उन्होंने कहा था अगर आप 300 या 400 रुपये देते हैं तो मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा, वरना आप चक्कर लगाते रहिए, देखते रहिए। सर सेकंड में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गया, मुझे अभी तक 3 से 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन मुझसे ये कहा गया कि आप 800 रुपये दीजिए तभी आपका बनेगा, सर नहीं बैठ रहे, यानी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और सर ड्राइविंग लाइसेंस में भी मैंने 1000 रुपीज़ देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। तो सर अब क्या हो सकता है सर इस देश का? हम लोगों को बताया करप्शन, हम लोग यूथ है, हम लोग अभी कुछ टाइम बाद पास आउट हो जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई जाती है कि हमारे पास इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यदि वो मार्केट में है। सवाल उठ करके आए हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया है जिसमें कुछ पर्टिकुलर नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों, ये बड़ा सवाल है। क्या हम लोग सोचना भूल गए हैं या हम लोग कुछ समझना नहीं चाहते? सर आप बताइए, अभी आपने ही सवाल खड़ा किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। यस सर। सर मैं बताइए। सर मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी दागदार नेता इस बार चुनाव में नहीं लड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद कुंडा के राजा भैया चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जी जिनको उनको घोषित कर दिया गया है कि वो उसमें इन्वॉल्व थे, एक और चारे घोटाले में इन्वॉल्व थे, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बेटे को उनको प्रोवाइड करा। तो ये साफ तौर से युवा हैं, युवा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने काम अच्छा किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद इसकी बात ठुकराई नहीं जा सकती। शायद इसलिए कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, वरना कोई कानून होता तो वो नेता फिर से चुनाव लड़ते। हम और स्टूडेंटों से बात करेंगे। सर आप बताइए, आप बहुत देर से खामोश बैठे हुए, ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है? आप क्या सोचते हैं, किस बारे में आप अपनी राय रखना चाहते हैं? सर करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल खत्म कर रहे हैं तो आप वोट देंगे अरविंद केजरीवाल को? करप्शन नहीं सर। फिर आप करप्शन कैसे खत्म कर पाएंगे? सर हम देख सकते हैं गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आप गए गुजरात? आप गुजरात गए? सर 24 आवर्स वहाँ लाइट आती है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुधरा है। लेकिन सर यूपी में हम देख सकते हैं रोड्स वगैरह ही देख सकते हैं हम यूपी में। तो साफ तौर से कहना है कि जो डेवलपमेंट है और जो करप्शन है, करप्शन में अगर बात करें सभी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई है, कोई ज़्यादा करप्ट है, कोई कम करप्ट है। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आगरा का हूँ। जो यमुना हमारे पास में हमारे पास में यमुना नदी है, तब भी हमें बिस्लरी की बॉटल्स लेनी पड़ती हैं। जी एक बड़ा सवाल आपका नाम? धैर्य जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि यमुना के होते हुए हमको पानी की बोतल लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आज एक 20 रुपए की बोतल लेकर हमको पानी पीना पड़ता है। उस पानी के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेने के लिए हमको एक बोतल खरीदनी पड़ती है। ये एक बड़ी बात है। हिंदुस्तान में तमाम नदियां बहती हैं, तमाम जगह पर पानी है, बाढ़ तक आ जाती है, लेकिन पीने के पानी की हम बात करें तो पीने का पानी हमको एक खरीद कर लेना पड़ता है। पानी एक जरूरत है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। तो आप बताइए, पानी की जहां तक बात है, वाटर,
पानी भी जो हम खरीद के लेते हैं वो भी हमें अच्छा नहीं मिलता, जैसे कि आरओ वाटर की जो पहले बोतल होती है, खरीदने के बावजूद पानी अच्छा नहीं मिलता। देखिए आपके सामने सारे मुद्दे हैं, आपके सामने सारा देश का एक वो वर्ग बैठा हुआ है जिसको कि सभी नेता कहते हैं। तमाम नेता हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नेता इनके ठेकेदार बनते हैं और कहते हैं ये वर्ग हमारे साथ है। ऐसे के वर्ग अगर इनके साथ है तो मुझे नहीं लगता ये चुनाव जीत पाएंगे। अगर हम बात करें, अब चुनावों की बात कर लेते हैं, आप में से कोई ये बताइए, कोई इस फेवर में हो कि आप जो किसी को वोट ना देना चाहे, कोई इस फेवर का हो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसी को वोट ना दे, कुछ उन्होंने एक नया नाम लेकर के आए हैं, कुछ कोई ऐसा हो? जी जी जी, एक स्टूडेंट हमको जरूर मिला यहाँ पर जो वोट ही नहीं देना चाहते। आप बताइए क्यों नहीं वोट देना चाहते? जी हम वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी उसको नहीं देना जो खड़े में अभी, क्योंकि वो बाहर के हैं, वो हमारी। आप बात मथुरा की कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मथुरा से हेमा मालिनी मैदान में स्टार प्रचारक है, टीवी पर आपने देखा होगा, आपके फादर ने भी देखा होगा, तो ऐसा क्या बिगाड़ा हेमा जी ने आपका? जी बिगाड़ा कुछ नहीं है बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन वो रहेंगी आज इस समय मुंबई, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम कहाँ जाएंगे, हम पिछली बार देख चुके हैं। चलिए साफ तौर से युवा हैं, युवा सब सोच सकते हैं। उम्मीदवारों की बात करें, तमाम पार्टियों ने उम्मीदवार जो उतारे हैं, आज कुछ सवाल उठ करके आए हैं जो कि ब्लैक मनी को लेकर के हैं, पार्टीज की आइडियोलॉजी को लेकर के एक बड़ा सवाल एक हमारे साथी ने उठाया है। जी उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। जी बताइए, आपने जो सवाल उठाया था, पार्टीज की आइडियोलॉजी फिक्स नहीं होती, पार्टीज तो बड़े बड़े घोषणा पत्र लेकर के आती हैं, आपको आइडियोलॉजी कहीं नहीं दिखती? नहीं, एक्चुअली क्या है, पिछली जो पहले की राजनीति हुआ करती थी उसमें लोगों की आइडियोलॉजी, पार्टीज की आइडियोलॉजी होती थी कि वो इस चीज को फेवर करेंगे, इस चीज को रिजेक्ट करेंगे, फाइन। मगर अभी क्या मुद्दा भी बन रहा है, वो आइडियोलॉजी को तो भूला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी को उठा के बोला जाता है कि ये होगा तो मैं पार्टी चलाऊंगा, या जैसे कि भाजपा की बात करते हैं हम, तो आज पहले वो भाजपा हुआ करती थी, आज वो मोदी सरकार हो रही है, तो किसी पर्टिकुलरली किसी बंदे को लेकर एक बड़ा सवाल व्यक्ति विशेष तक पार्टी सिमट के रह गई है, एक बड़ा सवाल। मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं जिन्होंने बात की थी विजन की। बात बताइए, विजन बताइए, आपका क्या विजन है? आपका मतलब इस यूथ का क्या विजन है? यूथ क्या चाहता है? क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या कुछ आप सोचते हैं? सर एक पॉलिटिशियन बोलता है कि सब फ्री बांटेंगे, लैपटॉप फ्री बांटेंगे, एजुकेशन फ्री देंगे, क्लोथिंग। आप खुश नहीं है लैपटॉप लेके? सर और दूसरा नेता उधर ही बोलता है कि मैं यूथ को इतना कैपेबल बना दूंगा कि ये हर चीज अपने आप खरीदे। आपका इशारा मोदी, नरेंद्र मोदी की तरफ है, मैं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम आपको इतना अच्छा बना देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तमाम बातों की, और बीच में चलेंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, अभी इन्होंने बात की, एक आपको लैपटॉप दे रहा है और एक आपको इस लायक बना रहा है कि आप लैपटॉप खुद ले चलें। आपका कहाँ विश्वास है कि आपको लगता है जो आपसे ये कह रहा है कि आप लैपटॉप खुद ले सकते हैं, उसमें कितना दम? नहीं सर, वो लैपटॉप वाली बात जो हमें खुद अपने आप कमा सकते हैं वो काफ़ी सही रहेगा, उससे पूरे देश का इस तरह से विकास होएगा, इससे यानी हम लोग अपने खुद ही सक्षम हो सकते हैं ताकि हम खुद इतना कमा सकें। लैपटॉप तो आपको तब तक दिया जा रहा है जब तक आप स्टूडेंट हैं? जी तभी तक का है कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। यूपी सरकार की मैं बात करता हूँ, यूपी सरकार जब भी वैकेंसी ओपन करती है, होता क्या है कि रिश्वतखोरी। जी जी, रिश्वतखोरी एक बड़ा पार्ट निकल करके आया। रिश्वतखोरी जो आपने देखा पिछली सरकार में, तमाम लोग सस्पेंड किए गए, मंत्री तक सस्पेंड हो गए, लेकिन रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकारें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, बट ढर्रा वही रहता है, वही सारा कार्य प्रणाली रहती है। कुछ अंतर आता है, लेकिन जिसके लिए हम लोग वोट देते हैं, जो युवा वोट देता है, वो चीजें निकल करके नहीं आती। मैम आपसे बात करना चाहूंगा, आप एक फीमेल हैं, इस तौर पर आप क्या सोचती हैं, क्या कुछ सोचकर आप वोट देंगी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और किससे रहेंगी? मेरी एक्सपेक्टेशंस इस बार बीजेपी से रहेंगी, क्योंकि आई एम गेसिंग मोदी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड इज होपफुली मेक इंडिया लाइक गुजरात। बाकी हेमा मालिनी बाहर से है, इस बात बाहर से होने से किसी को वोट देने से मैटर नहीं करना चाहिए, अपना वोट देने का नजरिया बना सके। सर सबसे पहले तो मैं इनकी विचारकता, जो इनके विचार हैं उन पे थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वो लोग एक दूसरे के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी तरीके से लोगों के विचार में नहीं आती। आप किसी को गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जबकि राजनीति में और जो इस चीज़ को सब लोग आपस में देखते हैं। बड़ा सवाल आदर सम्मान का, ऐसा लगता है कि आदर
आदर सम्मान नाम की चीजें सरकारें, लेकिन अमल क्या किया जाता है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आप जनता हैं, आप वोटर हैं, आप दर्शक हैं। और हमारे साथ युवा मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। सर, अगर हम एड कैंपेन्स देखें तो कांग्रेस सरकार अब कह रही है कि 25% महिलाएं आएंगी पुलिस फोर्स में, तो कांग्रेस सरकार पिछले 10 साल से अब तक याद नहीं आया। बिल्कुल, 10 साल से आप क्या करते रहे? 10 साल में क्यों नहीं समय मिला कि लास्ट के 2 महीनों में आपको चीजें ध्यान आती है? बात करते हैं विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। कुछ मैं फीमेल से ही बात करना चाहूंगा। आप बताइए, आप इसमें आप क्या सोचते हैं कि आपकी सुरक्षा, आप कई जगह जाते हैं, आपको एक अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ भी कारण रहते हो, उसको लेकर के क्या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, या इस बार भी आपका वोट बेकार जाए? सर, मुझे लगता है मोदी सरकार आएगी तो शायद कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि गुजरात में हम देखते हैं मोदी ने बहुत कुछ किया है, तो शायद लड़कियों को अब ठीक लगे और कुछ अच्छा हो कि सबको सेफ लगे। ये भारत का भविष्य है, ऐसा कहना है सो कॉल्ड नेताओं का, तमाम प्रमुख पार्टियों का। एक बड़ा वर्ग इनसे आता है, बड़ा वोट बैंक इनसे आता है। हो सकता है इसलिए लुभावने वादे दिए जाते हो कि शायद सरकार इसी माध्यम से बन जाए, इसी जरिए से बन जाए। आप बताइए। सर, मेरा मानना है इस बार जनता MP नहीं PM चुनेगी, और देश की जनता वोट करेगी गुड गवर्नेंस को, डेवलपमेंट को, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर कॉमन है। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी का जो कैडर है, नरेंद्र मोदी का जो कद है, वो सभी लोगों के चेहरों पर दिख रहा है, सभी लोगों की जबान पर दिख रहा है। इसके क्या कारण है वो तो यही जानते हैं। क्या मोदी जी जादू करेंगे ये मोदी जी जानते हैं, क्या कुछ होगा ये तो चुनावों के बाद पता पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद रहेंगे तमाम छात्र, तमाम स्टूडेंट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इसका रंग है चेहरे पे और शोर धड़कनों में, फिजा है सांसों में और जिंदगी रगों में। मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली है मुझ में, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। आवाज पर, अपने हक के साज पर, सर को उठाकर, खुद पे नाज कर, ताकत दिखाकर, हर गली नुक्कड़ से सब यही कहेंगे, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। दिल्ली यही तो है घर अपना, दिल्ली यही तो है सुंदर सपना, यही निशान है पहचान, यही निशान दिल्ली की शान। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। मेरा वोट मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम तमाम छात्रों से मौजूद जो हैं उनसे बात करेंगे। एक सवाल निकल के यहाँ आता है, सब लोग कहते हैं राजनीति में ये हो रहा है, राजनीति में वो हो रहा है, राजनीति में ये होना चाहिए, राजनीति में वो होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं यूथ से पूछना चाहूंगा, यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा मैं, ये सुझाव देंगे आखिर राजनीति में सुधार क्या हो? सर, राजनीति में अगर देखा जाए तो अगर हम भ्रष्टाचार की फहरिस्त निकालें तो हम 4 दिन लग जाएंगे, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो गठबंधन की राजनीति होती है, गठजोड़ की, तो बाहुबली जो पैदा होता है ना एक लोकल एरिया में सर, वो गठजोड़ की राजनीति से होता है। आज बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कल कांग्रेस को कर दिया, लेकिन एरिया अपना है। जैसे आजकल जितने भी लगा लो वो छोटे मोटे जितने भी बाहुबली यहाँ पे हैं, तो बात यह है कि सबसे पहले हमें एक चीज करनी चाहिए कि जो जाति का स्विच ओवर है ना, ये जितना जातीय समीकरण बनाते हैं ये स्विच ओवर है,
कि ये आज ये पार्टी है और कल ये पार्टी है। तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। जब ये बंद हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन वादे पूरे कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जो पिछले भी होते हैं ना कि एक पार्टी छोड़ गई तो दूसरे में चले गए, वो सब बंद होना चाहिए सबसे पहले। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। इन्होंने बताया कि राजनीति में इधर से उधर शिफ्टिंग का जो खेल होता है, आज इस पाले में कल उस पाले में, वो पाला बंद होना चाहिए। उसके अलावा जो बाहुबली है बहुत दिन से सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि राजनीति का जो राजनीति में इस समय अपराधी आ रहे हैं, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, वो बंद होना चाहिए। एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, वो कुछ और बताना चाहते हैं राजनीति के सुधार के बारे में। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स से आ गए हैं। जैसे आप लालू यादव को ले लीजिए, चारा घोटाला में पकड़े गए हैं लेकिन तब भी वो पॉलिटिकल को सपोर्ट कर रहे हैं। अमर सिंह हैं, जेल जा चुके हैं, तब भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टी में स्टैंड नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये क्रिमिनल है। यस सर। फिर वही सवाल, राजनीति में क्रिमिनलों को रोकना चाहिए। फिर और लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं जिनके पास ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, उनको सीधे सीधे रोक देना चाहिए, क्योंकि उनको कोई हक नहीं बनता कि खुद वो अपराधी होके किसी जन प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करें। उन्हें कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं इस यूथ में हूं, इसे देखकर मुझे जो लगता है कि राजनीति में सबसे पहले अपराधीकरण हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हम लोगों का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक अध्यादेश पारित किया कांग्रेस सरकार ने और उस पर रोक लगा दी। आगे और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं राजनीति के बारे में। सर, आजकल जो पॉलिटिक्स हो रही है पूरी रीजन बेस्ड हो रही है। आप एक बार हिंदू को लेते हो, उसकी अलग मीटिंग होती है, मुस्लिम की अलग मीटिंग होती है। हम अपने आप में समाज को बांट रहे हैं दो हिस्सों में, हिंदू मुस्लिम। आप जाते हो हिंदू पे आप बोलते हो कि हिंदू के लिए करेंगे, वहां जाते हो मुस्लिम के लिए करेंगे। ये एक तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने सोसाइटी को। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। ये चीज़ खत्म होगी तभी हमारे जो राइट्स होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स से खत्म होंगे। देश आजाद जरूर हुआ था निखिल, लेकिन आजादी के समय जो अंग्रेजों का नारा था फूट डालो राज्य करो, आज उसी नारे को हमारी राजनीति में लगातार प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक युवा थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि यह नारा बंद होना चाहिए, अब साफ और स्वच्छ छवि की राजनीति होनी चाहिए। अब फूट डालो राज्य करो की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है देश की अभी भी हमारी देश की दूसरे देश पर डिपेंड है। अमेरिका में आजकल मंदी आती है तो वो हमारे देश पर डिपेंड आती है, और डॉलर मजबूत होता है तो हमारी 6 करोड़ की जनता होते हुए भी हम चंद लोगों पर बात डिपेंड है। हमारी राजनीति इतनी खराब है क्या? जी जी, राजनीति में इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की। बहुत अच्छा सवाल यहाँ लेके आए मेरे साथी। अर्थव्यवस्था में इस समय इतनी खामियां हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। लगता है कि जैसे मनमोहन सिंह गिर रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। अब ये तो आगामी सवाल बताएगा, आगामी समय बताएगा कि आखिर मनमोहन के हटने के बाद कितनी और अर्थव्यवस्था गिरती है। जी, एक और सवाल लूंगा मैं। सर, आज के पॉलिटिक्स में देखा जाए जो बाहुबली होते हैं अपने पार्टी में खुद वो पार्टी के लीडर उन्हें रोक नहीं पाते। जैसे राजा भैया को देख लीजिए, कुछ देर के लिए हटाए जाते हैं फिर आ जाते हैं पार्टी में। फिर अभी देख लीजिए इमरान मसूद जो कहते हैं मोदी को मारने काटने की बात, उन्हें कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो ये बंद होना चाहिए। जो अगर ऐसी बातें करते हैं उनको पॉलिटिक्स से ही हटा देना चाहिए, ताकि ये मैसेज, गलत मैसेज पब्लिक में न जाए और वो एक अच्छे पॉलिटिशियन को चुन सके। सर, बहुत अच्छी बात निकल के आई कि जो गंदे शब्द बोलते हैं राजनीति में, हम आखिर करना क्या चाहते हैं? उन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं जो अपने घर में सही नहीं बोल सकते, जिन लोगों को सीख नहीं है कि समाज की सभ्यता क्या होती है, वो लोग राजनीति करने जा रहे हैं। यही बड़ा सवाल है, आखिर देश जहां कहां रहा है। मेरे पीछे और भी लोग हैं, उनसे बात करूंगा। जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें गुड गवर्नेंस पे बल देना चाहिए। अगर गुड गवर्नेंस पे बल देंगे तो अपने आप कम्युनलिज्म और करप्शन सोसाइटी से अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये बैड गवर्नेंस की बदौलत ही हमारे इस समाज में करप्शन और कम्युनलिज्म है। जी आप बताइए। सर, देश की रक्षा एक अहम विषय है। हम देख रहे हैं कि ये चाइना है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पे थर्मल पावर स्टेशन बना रही है, और पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद। कांग्रेस सरकार इन सब चीज़ों पे मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है। मेरा विचार ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो हम इन देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। इन्होंने हालांकि एक पार्टी की बात कही। मैं अपने पत्रकारिता जीवन में हालांकि किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन अच्छी बात थी कि आतंकवाद बंद होना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, कोई हमारे मुंह पे तमाचा देके भाग ना जाए, उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, मुझे लगता है कि जो हमारा
जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे वो लोग हैं जो कि मतलब इतने कैपेबल नहीं है कि जो हाईली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकें, तो मुझे लगता है प्राथमिक विद्यालयों को हमारे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन पर मतलब रूल अप्लाई कर देना चाहिए कि वो अपने सारे बच्चों को इसी में पढ़ाएं, क्योंकि शायद अगर वो इसमें पढ़ाएंगे तो प्राथमिक विद्यालयों की जो शक्ल होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और अल्टीमेटली जो लोग पढ़ना, जिन लोगों के जो कैपेबल नहीं है वो काफ़ी अच्छा एजुकेशन पा सकते हैं इन प्राथमिक विद्यालयों के थ्रू। सर मेरे एक भाई ने बाहुबलियों की बात की, आखिरकार ये बाहुबली चुनाव जीतते कैसे हैं? वोट तो जनता ही देती है। अब जैसे डीपी यादव हैं, शहाबुद्दीन हैं, मुन्ना शुक्ला हैं, तो ये लोग चुनाव तो जनता के वोट से ही जीतते हैं ना। तब तक जनता अवेयर नहीं होगी, जनता इनके खिलाफ खड़ी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब मैं सुधार की बात कही, बेसिक शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूल है उनमें सुधार होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल था और मैं इस सवाल का सपोर्ट करूंगा कि अगर वहाँ हम लोगों के बच्चे पढ़ें, वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे पढ़ें, वहाँ राजनेताओं के बच्चे पढ़ें तो जरूर सुधार होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सरकार को सुनना भी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो आगामी सरकार बनाने वाले हैं, मैं राजनेताओं से अपील करूंगा कि इस सवाल को वो अपने मैनिफेस्टो में जरूर रखें। निखिल के रुख करेंगे, सीधा निखिल जो हमारे साथ जुड़े हुए, निखिल का रुख करेंगे। निखिल, आप जानिएगा क्या सोचते हैं सुधार के बारे में हमारे देश के भविष्य? इस स्थिति से, इस सिचुएशन से क्या हम उभर सकते हैं, कितना समय लगेगा और क्या वो तरीके हैं, क्या वो टिप्स हैं आज हमको करना चाहिए? बीइंग अ यूथ, आप से डालने का अधिकार है तो आपको सोचने का भी अधिकार है, आपको कुछ, आपकी कुछ कर्तव्य हैं, आपकी कुछ ड्यूटियां हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। ये प्रश्न आपसे है, क्या कुछ होना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड बी यूनाइटेड, मतलब हम सब एक साथ होने चाहिए। जैसे कि अब एक इंडिया है, हमने उसको 26-27 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया और फर्दर हम डिवाइड करते जा रहे हैं उसको, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हम एक्चुअली इंडिया जो है वो क्या कहते हैं चारों तरफ से क्या कहते हैं अलग अलग कंट्रीज से ही घिरा हुआ है। जैसे इधर से हमें बांग्लादेश कभी भी अटैक कर सकता है, उधर से पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है। सुरक्षा को लेकर के बात करिए जी, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा से हम सब तरफ से घिरे हुए हैं जी। आप बताइए सर, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ सुधार हो सकता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यमुना ब्रिज वाला, यमुना ब्रिज का जो अमाउंट था पहले से ही सेक्शन राष्ट्रीय नेशनल लेवल की बात करें, राष्ट्रीय लेवल दिल्ली से क्या कुछ ठीक हो सकता है? क्या पॉलिसीज में बदलाव हो सकता है? क्या एम्प्लॉयमेंट नए आ सकते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? उस पर आता है बीइंग अ यूथ, आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, आप देश के सबसे पहले तो एक पीएम के ऊपर एक सबसे पहले वो बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, उसको पीएम को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो बहुत लेट एक्शन लेता है। और क्या कहते हैं अभी हम क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, बात करें। एक्शन ये होना चाहिए कि आप आगे देखिए, बदलाव तक नहीं आएगा जब तक सही लोगों को सही पोजीशन पे आने का मौका नहीं मिलेगा, और जब तक वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जो उनके अंदर हुनर है। हुनर को सही जगह पे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि वो जो उनका टैलेंट है उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर सकें। और वो तभी हो सकता है जब उन लोगों को आगे लाया जाए जिन्होंने इस फील्ड में कुछ नया किया हो और उनको सही पोजीशन पे लाया जाए। समझ सकते हैं कुछ किया जाना चाहिए। आप अपने साथी को दोबारा एक मौका दीजिए, आप बताइए क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप यूथ हैं, सारे नेता कहते हैं आप भविष्य है, आप क्या सोचते हैं? आपकी सुनने ही हम यहाँ आए हैं। सरकार इतना फंड रिलीज करती है, पैसे कहाँ जाते हैं? आते आते सब यहाँ जैसे ऊपर से पैसे रिलीज होते हैं, नीचे आते आते सब खप जाते हैं। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो अब पैसे आ रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कोई एक बंदा जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे पैसे हैं वहाँ प्रेजेंट होके ये देखे कि फंड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से मंत्रियों को सारी पावर दे रखी है, तो वो यही होगा कि उनके हाथ में सारी पावर है, तो सारे पैसे भी वो इधर से जैसे भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, ये तो मुझे पता नहीं, बट कोई ना कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट से होना चाहिए। चलिए आप अपने साथी को मौका दीजिए। हॉकी है और हॉकी पे कोई जोर नहीं देता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बट द अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और भी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें जो अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकती हैं। स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री कुछ नहीं करती। आप कहते हैं स्पोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं है, कल ही हमारा देश फाइनल में पहुंचा, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। सर क्रिकेट को छोड़ के कौन सा एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट ध्यान देती है? हॉकी के लिए ग्राउंड्स नहीं है, जो शूटर्स हैं उनके लिए गन्स नहीं है, आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, एंड देन यू से कि वो इंडियन स्पोर्ट्समैन बुरे हैं। तो वो तमाम मुद्दे रहे जो इन छात्रों ने, युवाओं ने खुद उठाए। एक हमारे साथ युवा और मौजूद हैं जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ इनके विचार हैं, हम जानेंगे। आप बताइए।
बताइए। हमारे देश का विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हम लोग अजमल कसाब को बिरयानी खिला रहे हैं और 2G स्पेक्ट्रम वालों को संसद में बैठाले हुए हैं। हमारे देश का विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार बस यही कहती है, हमारी कांग्रेस सरकार यही कहती है चलो इस बार तमाचा मार दिया अगली बार देख लेंगे, अगली बार तमाचा पड़ता है तो वो फिर कहती है चलो इस बार मार दिया अगली बार देख लेंगे। ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, देश में हुई तरक्की के नाम पे इस बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी का असर हर जगह दिखता हुआ, चाहे वो मथुरा हो या देश का कोई कोना हो, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती हुई, इसको हम नहीं नकार सकते। और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए राहुल गांधी से आपको क्या शिकायत है? बहुत देर से उनका नाम नहीं आया। वो एक यूथ आइकन है देश में, एक उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट आपको मिला, आप ये कोर्स कर रहे हैं, लाखों रुपए इसकी फीस है, इसके बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़ दें, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, हमने अपने देश में करीब 60 साल कांग्रेस सरकार को दिए। 60 साल सरकार को देने के बावजूद आज भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसी स्तर पर है जैसे पहले था। और देखा जाए, और हमने पूरे 5 साल अरविंद केजरीवाल को देने के लिए सोचा, लेकिन वो 49 दिन में ही फेल हो गए। जब तक बच्चा ए बनाना नहीं सीखेगा तो एप्पल कहाँ से निकलेगा? अरविंद केजरीवाल को कोई ये वाली बात समझाए। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी हमारे पास एक पूरा विकल्प है, नया विकल्प है, और नई सोच और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ के आ रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें रही कि तमाम वादे हुए, उसके बाद वादों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए ये गुस्सा आपके सामने है। अगर इस सरकार ने छात्रों के लिए कुछ किया होता, यूथ के लिए कुछ किया होता, तो शायद ये शिकायतें हमारे सामने नहीं आती और दोबारा सरकार बन करके आती। युवा चेंज चाहता है, युवा बदलाव चाहता है, क्योंकि रुका हुआ पानी किसी को पसंद नहीं आता है। बात करेंगे कि छात्र हमारे साथ और मौजूद हैं, कैसे देश की हालत ठीक की जाए, क्योंकि आप लोगों का कहना है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप लोगों का कहना है सिक्योरिटी नहीं है, आप लोगों को कहना है कोई पॉलिसी नहीं है, आप लोगों का कहना है कोई मॉरलिटी नहीं है, तो कैसे सुधार? की आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप वोटर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे इंडिया में पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी एक बात और उठती है, पॉलिटिक्स की बुरी हालत है इसलिए सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है, सारी चीजें खराब है, तो सबसे पहले हमको पॉलिटिक्स को बदलना होगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? या बिल्कुल। मेरे साथ पीछे तमाम साथी थे जिनका कहना था कि आप पॉलिटिक्स पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारे एक साथी ने क्लियर कर दिया कि सारे रास्ते मजबूरन पॉलिटिक्स से ही होकर गुजरते हैं, तो ये एक मजबूरी है। पहले राजनीति को साफ करना होगा, फिर आगे हम कुछ सोच सकते हैं। जी, आप बताइए। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बदलाव शुरू होता है सोच से। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम कुछ नहीं बदल सकते। आजकल आप देखते हैं कि चुनावी मुद्दा शुरू हुआ है तो एक चीज़ सामने आती है, सांप्रदायिकता। कोई पार्टी बोलते हैं कि भाई ये सांप्रदायिक है, तो अगर मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी सांप्रदायिक नहीं है। एक पार्टी आती है जो मुस्लिम वर्ग को सपोर्ट करती है, दूसरी पार्टी आती है जो दलित समाज को सपोर्ट करती है, तो आप किसी एक इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर सकते कि वो सांप्रदायिक है। एक बड़ी बात हो रही, युवा इन चीज़ों से अलग रहना चाहता है कि किस जाति वर्ग से हम आते हैं, किस आयु और किस दल से हम आते हैं। युवा इससे दूर रहना चाहता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का कि किसी को नहीं बख्शा जाता। कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दों को उठा करके, कुछ ऐसे मसलों को उठा करके जो इतिहास बन गए हैं, लेकिन वो मुद्दों को उठाया जाता है, वो गाड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि उससे वोटों का फायदा होता है, और जहां वोटों का फायदा होता है वहां पर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जी, आप बताइए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो तमाम बातें चल रही हैं, इस पर आप एक नया प्रकाश डालते हो, नया मुद्दा बताइए और कैसे वो ठीक हो सकता है। सर, ठीक होने का बस एक ही इलाज है। अगर हम देखें कि सर चीज़ों को, कि अगर कोई 5,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी भी करता है तो उसका भी हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं। सर, इनको 5 लाख करोड़ हाथ में दे देते हैं, इनका दिमाग का टेस्ट नहीं करवा सकते हम? इसकी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात एक बड़ी निकल के आई कि एथिकल नाम का शब्द शायद पॉलिटिक्स से गायब हो गया है, मोरलिटी पॉलिटिक्स से गायब हो गई है, इसीलिए यूथ को पॉलिटिक्स से कुछ भी सरोकार नहीं रहा। पॉलिटिक्स का नाम रहते ही यूथ समझता है कि मेरा काम यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं हैं। अगर अच्छे लोग होते तो शायद यहां पर ये बातें निकल कर नहीं आती। आगे विवेक जी आपके साथ रहेंगे।
पैकेज मिलेगा और एक अपने घर पर अपनी एक मोटी रकम दे पाएगा जो उनके माँ बाप ने एक समय पर उनके लिए खर्च की। कैसे खर्च की वो माँ बाप ही जानते हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि युवाओं के हाथ में अगर कमान दी जाए, आपके हाथ में कमान दी जाए, क्या कुछ आप नया करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ प्रैक्टिकली आप बताइए। सर बेसिकली हम लोग अगर लोअर लेवल से शुरू करें तो पॉलिटिक्स आई कब, जब इंडिया डेवलप हुआ, जब इंडिया आया। तो अभी हम इंडिया को ही भूल चुके हैं। पहले हम कहते थे इंडिया एक डायनेमिक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जो हम चाहें वो बोल सकते हैं, पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी बात कोई भी अगर किसी नेता के सामने ले आना चाहते हैं वो पहले हटा दिया जाता है क्योंकि वो हमारी सुनना नहीं चाहता। दूसरी बात, वरिष्ठ नेता आज भी युवाओं के ऐसा ही सोचते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, जो वो कहेंगे हम उसको मान लेंगे, वही जो वो कहेंगे हम याद कर लेंगे, उसी बात को हम बता। और लोगों से बात करेंगे, और लोग हमारे साथ हैं। मैं बहुत देर से मेरे साथी हैं, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, इनको एक मौका देना चाहूंगा। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मजबूत देश की जो न्याय व्यवस्था होती है वो उसकी सरकार से बिल्कुल हटके होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था कुछ राजनीति के हाथों में है। हमारे साथ एक फीमेल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, बीइंग अ फीमेल, जो इस समय देश की स्थिति है, आप लोग एनसीआर में जाते हैं, आप लोग आउट मेट्रो सिटीज में जाते हैं, आपके पेरेंट्स चिंता क्यों करते हैं कि लड़की है बाहर जाके नौकरी कैसे करेगी, आखिर ये चिंता क्यों? जैसा कि दिल्ली में काफ़ी कांड हो चुके हैं फीमेल्स को एग्जैक्टली लेकर कि बहुत ज़्यादा करप्ट सिटी बन चुका है और फीमेल्स वहाँ पे प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा करप्ट है कि बस कोई लड़की, मतलब कोई भी पेरेंट्स फीमेल को वहाँ पे भेजने नहीं देते। कोई भी, इवन मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया था कि दिल्ली तो जाना ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है कि वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। पॉइंट थोड़ा सा भटक गया, पॉइंट करप्शन पे आ गया। हमारा सवाल था सुरक्षा को लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स एग्री हैं आपको मेट्रो सिटीज में भेजने के लिए? आज हम 21वीं सदी में, हम कहते हैं हम लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, सोच बदल चुकी है, क्या आज आप तैयार हैं अपने घर को छोड़कर जाने के लिए कहीं सर्विस करने? नहीं सर, मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ अपने घर को छोड़ के जाने के लिए, बिकॉज आज के टाइम पे इतने पॉलिटिशियंस ही साथ के साथ हम लोगों को बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। बिकॉज रात के अंदर जब जाएंगे तो हम लोगों को ये हो जाता है कि कहीं किसी के साथ, हम लोगों के साथ अनवांटेड चीज़ ना हो जाए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो गई तो उसके साथ साथ हमारे लिए भी एक अनसिक्योरिटी रहेगी, साथ के साथ हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। हर हफ्ते बाद या महीने में रेप होता है, ऐसा नहीं हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है इंडिया, ये कंटिन्यूस चल रहा है अभी भी। बड़ी बात महिला सुरक्षा की बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तमाम वो बातें यहाँ पर हुई जिसको कि हमारे देश से सरोकार होना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए। जो तमाम ठेकेदार हैं समाज के, वो कहते हैं कि हम समाज को बहुत अच्छा करेंगे, उनको सोचना चाहिए। हमारे साथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम फिर एक बार रुख करना चाहेंगे अपनी एक साथी का। जी बताइए, आप क्या सोचते हैं? मेरे को लगता है कि उस सब, अगर इस बात का कोई सोल्यूशन है, वुमेन के लिए कोई सिक्योरिटी है, तो वो सिर्फ एजुकेशन। सिक्योरिटी के अलावा बात कीजिए, सिक्योरिटी की बात हो चुकी है, अब इसके अलावा बताइए। अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए तो एजुकेशन है, पढ़ाई की बिल्कुल ले सकता है। और जो पुअर है उसके लिए भी बहुत सारे मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी निकाले, सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए निकाले, क्लीनिनेस के लिए निकाले। हम बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, वहाँ पे कितनी क्लीनिनेस है और इंडिया वो कितना गंदा रहता है। राजनीति कहती है कभी मुझे वैश्या कहा गया, कभी मुझे बेचा गया, लेकिन 5 साल में मेरे दर पे हर कोई आया। हर कोई राजनीति के दलदल में आना चाहता है, हर कोई राजनीति से बनना चाहता है। तमाम वो बातें निकल के आई कि राजनीति में गुंडा राज खत्म होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं निखिल, उनसे जानेंगे वो आखिर क्या कुछ और नया राजनीति के बारे में सोचते हैं। जी सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिक्स है वो आइडल्स का खेल है। ये डिपेंड करता है आपकी आइडियोलॉजी का है, और ये साल बहुत खास रहा है। हमें पता चला है कि आइडल्स की क्या वैल्यू है। आम आदमी पार्टी आई, उसने अपना आइडल रखा कि मेरी ये आइडियोलॉजी है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, और देखिए कैसे लोगों ने कितना सपोर्ट करा उसको। तो जब आपके पास वो आइडल्स हैं तो आप वो चीज़ कर दिखाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश वो आम आदमी पार्टी कुछ खास दिखा नहीं पाई, कर नहीं पाई। और जैसे अब बीजेपी कहती है डेवलपमेंट, कांग्रेस बोलती है 2002 के गुजरात के दंगे, बीजेपी कहती है नौकरियां,
फिर से कांग्रेस वाले बोलते हैं 2002 के गुजरात के दंगे। तो आजकल कुछ आरोप वाली पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि होना चाहिए क्या, हमें आइडियल्स पे अपने मजबूत रहना चाहिए। जब तक हमारे पास आइडियोलॉजी नहीं होगी तब तक हम पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बदलाव ला पाएंगे। आइडियोलॉजी की बात की, कुछ आइडिया चेंज होने चाहिए तब पॉलिटिक्स में बदलाव होगा। कुछ और लोग हैं जी। सर हम बात करते हैं देश के डेवलपमेंट की, तो ये जो सरकार है वो डेवलपमेंट 10 साल से तो कर नहीं पाए हैं। अब ये सारे डेवलपमेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहे हैं। हमने आपको एजुकेशन दिलाई, घर दिलाए, मकान दिलाए, ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं टीवी पर, मीडिया पर, और ये कुछ अपना तो कुछ कर नहीं पाए हैं। ऐसा खबर आई है कि राहुल गांधी ने 550 करोड़ रुपए मीडिया को दिए हैं कि ये मेरा प्रचार करें, लेकिन अब यही पैसे अगर वो डेवलपमेंट में लगाएंगे देश की डेवलपमेंट में, तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। सर बहुत अच्छी बात कही कि जो राजनीति में जो प्रचारों में पैसा खर्च किया जा रहा है वो होना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने स्वीकारा था, जब 1 रुपया अगर ऊपर से भेजा जाता है तो नीचे तक विकास में आने में सिर्फ 10 पैसा रह जाता है। और उसके बाद सोनिया गांधी ने भी ये कई बार इस बात को कहा, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि 25-30 वर्ष में 3 दशक हो गए राजनीति में कांग्रेस को, लेकिन वो 1 पैसे का 1 रुपया जो ऊपर से भेजा जाता है उसका 10 पैसा ही रहा, उसको बढ़ा नहीं पाई। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर मेरा नाम अंकुर चौधरी है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने और मेरी फैमिली ने जयंत चौधरी को सपोर्ट किया था जी, पर लेकिन उन्होंने कुछ कर नहीं दिखाया। उन्होंने मथुरा की कोई भी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाई, पर जब उनका चुनाव आता है तो जात करके हमारे घर के सामने आ जाते हैं, पर लेकिन जब कोई हमें काम पड़ता है तो कुछ नहीं करते हैं। और वो ये कहते हैं हेमा मालिनी बाहर से आई है, तो बाहर से होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमा मालिनी को मैं इस बार सपोर्ट करूंगा, और मैं मानता हूं कि वो पार्लियामेंट में मथुरा की जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है या महिला सुरक्षा है, यमुना की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो सब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सामने उठाएंगी और वो कुछ करेंगी। यहाँ जातिगत बात आई, इन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया कि यहाँ के सांसद जयंत चौधरी सिर्फ एक जाति विशेष को एक पॉइंट करते हैं, उस समुदाय विशेष को पॉइंट करते हैं सिर्फ जीतने के लिए। एक और युवा हमारे सामने। सर राजनीति की बात करें तो पार्टी आती रहती हैं, लेकिन जो एक अहम मुद्दा यहाँ पे रह चुका है वो है स्कैम या फिर जो घोटाले होते हैं। सर यहाँ पे कोई छोटे मोटे घोटाले नहीं होते, यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं। जब तक ये घोटाले नहीं रुकेंगे मेरे को नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि पैसा तो सारा चला ही जाता है। जहां तक घोटालों की बात है, मैं तमाम उन छात्रों को एक वाकया बताता हूं। एक बार मैं दिल्ली में गया तो वहां राष्ट्रमंडल खेल का एक घोटाला हुआ। 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। जो हमारे चैनल की टीम ने वहां स्टिंग ऑपरेशन किया तो सड़क क्या, उस जगह पे कुछ भी था नहीं, उस जगह पे मकान बने हुए थे। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार किस हद तक, जहां कुछ है ही नहीं वहां लोग सड़कें बना देते हैं, वहां लोग बिल्डिंग बना देते हैं। मेरा नाम हवेश प्रताप सिंह है। सर मैं कहना चाहूँगा, जिस बाग का माली ही बेईमान हो वहाँ कभी फूल नहीं हो सकते। सर पिछले 67 सालों में देखा गया है कि लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हमारे देश में हो चुका है, और आज से 67 साल पहले भी बेसिक नीड्स को लेकर चुनाव लड़ा जाता था, और आज भी बेसिक नीड्स को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। क्या तब से अब तक हमारे देश में इतना पैसा नहीं आया कि इन बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके? और जो पैसे वाले हैं वो पैसे को लुटा रहे हैं और चुनावों में जो करोड़ों के घोटाले करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब वो हमारे दरवाजों पे आते हैं तो हम उनका माला फैलाकर स्वागत करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन्होंने कभी ये घोटाला किया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी ये कमी है कि हम उनसे हिसाब लें तब वो हमारे दरवाजे पे या घर पे कभी आए। और दूसरा बात कहूँगा प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो खुद अपने आप में डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। बात करते हैं मनमोहन सिंह की, तो उनसे पूछो खाना खाओगे तो वो मैडम सोनिया से पूछ के आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, मजबूर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जिस तरह बाकी सारी फील्ड्स में जॉब्स के लिए इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स हमारे लिए, उसमें डायरेक्टली कैसे आ जाते हैं? उसमें सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी कहाँ से आ रहे हैं? हायरार्की क्यों चल रही है? उसके लिए तो इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है क्योंकि उनके दिल में आइडियल्स नहीं है, इसलिए वो सब समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, और अगर समझते हैं तो कुछ ज्यादा ही समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स भी उनके क्लियर नहीं है, जैसे उनको पता नहीं है कि व्हाट शुड दे चूज, whether it should be reigniting the growth of India or alleviating poverty. So for that they have to be educated, and moreover after being educated they have to be interviewed to
get to that level. सर यही कहा जाता है कि जिस देश का राजा मजबूत होता है उस देश की पूरी प्रजा जो होती है मजबूत होती है। यहाँ पे हमारे सामने प्रधानमंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें से ये देखा जाता है कि एक को हम भरोसा करते हैं वो 49 दिनों में देश छोड़ के भाग जाता है। एक तो वंशवाद का पूरा एग्जाम्पल लेके आया जिसे ये भी नहीं पता राजनीति का र क्या होता है, उसे देश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प बचता है जो कि सुभाष से लेके आरएसएस का एक मजबूत प्रतिनिधि और भाजपा का मजबूत प्रतिनिधि बन के खड़ा हुआ है। इसलिए नो मोर भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा व्यू दिया। राजनीति में अभी कहा, एक मेरे दोस्त थे उन्होंने राजनीति में कहा कि ये वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए, वंशवाद की वेल खत्म होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था। आखिर राहुल गांधी को किस आधार पर राजनीति में एंट्री दे दी गई? अखिलेश यादव का एग्जाम्पल अगर हम लें, दो साल वो सरकार नहीं चला पाए, पता नहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कितने हैं। मेरे एक अच्छे मित्र हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो कहते हैं 4.5 मुख्यमंत्री हैं, बसपा वाले कहते हैं 5.5 मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं जो मानता हूं अखिलेश बाबू तो शायद मुख्यमंत्री नहीं है। आखिर कौन मुख्यमंत्री है ये आप सब लोग जानते हैं। कुछ और सवाल मैं उठाना चाहूंगा जी। सर जैसे कि हम जानते हैं कि देश की कानून व्यवस्था बहुत वीक है। जैसे आप लास्ट ईयर का दिल्ली रेप केस ले लीजिए, हम विक्टिम दोषी है इतने हमने इतने दिन ले लिए कि वो दोषी है। कसाब का केस ले लीजिए, हमने पूरे 10 साल लगा दिए कि वो दोषी है। मतलब हम इतने टाइम लगा रहे थे कि वो दोषी है या नहीं। आज के देश में सर हर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है गरीबी की बात करती है, मगर कोई गरीबी के लिए कुछ नहीं करता है। आज भी सड़कों पे लोग भूखे सोते हैं, घर नहीं है उनके लिए। और ये क्या वो देश की हिस्सेदारी नहीं है? क्या वो इस देश के नए नागरिक नहीं है? उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इनके बारे में भी कुछ सोचें? सर जहाँ पर अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। जैसे कि मैंने भी कुछ समय पहले पढ़ा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री है कमलनाथ, जिनके पास उनकी संपत्ति है 187 करोड़ रुपए। तो 187 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। जहां उनके पास 187 करोड़ और आज से 5 साल पहले उनकी जो संपत्ति है उसमें करीबन 18 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। तो मैं चाहता हूँ जहां एक मंत्री की संपत्ति में 187 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है और वहीं एक गरीब जो रोड पर बैठा हुआ है उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ये भी तो एक राजनीतिक भेदभाव है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की हुआ करती थी, 80वां दशक था, उन्होंने उसमें कहा कि गरीब हटाओ। उसके बाद राजीव गांधी ने कहा गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ या गरीब हटाओ। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं गरीबों को ही हटा दो। तो इस देश में आखिर हटाना क्या चाहती है कांग्रेस, ये समझ में नहीं आता। अम्मा ने कहा गरीबों को गरीबी हटाओ, माँ ने कहा गरीबी हटाओ और बेटा कहता है गरीबों को ही साफ कर दो। एक आंकड़ा आया था, आप सभी लोगों को याद होगा, एक आंकड़ा आया था योजना आयोग का। उसमें कहा गया था कि अगर जो 27-28 रुपए जो गांव में कमाता है वो अमीर है, शहर में 30 रुपए वाला अमीर है। उससे भी ज्यादा बयानबाजी हुई थी। एक बयानवीर थे बेनी बाबू, हालांकि वो हर मुद्दे पे बोलते हैं। उन्होंने कहा 5 रुपए में भोजन मिल जाएगा। राज बब्बर जो गाजियाबाद से लड़ते हैं वो दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में भोजन मिल जाएगा। तब भी निखिल मैंने एक बात कही थी कि शायद राज बब्बर ने 5 या 10 साल से अपने पैसे से खाना नहीं खाया होगा, वरना 5 रुपए में तो मथुरा में कचौड़ी भी नहीं मिलती। आप भरपेट भोजन की बात करते हैं। आखिर देश जा कहाँ रहा है, ये बड़ा सवाल है। कुछ और लोग मौजूद हैं, वो सवाल उठाना चाहेंगे जी। सर एक प्रॉब्लम है ब्लैक मनी की। सारा पैसा जो स्विस बैंक में जमा कर रखा है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए, ये पैसा अपने देश में क्यों नहीं लाते? लोकपाल बिल पास तो कर दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं कर रही सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन? क्यों डर रही है कि वो अपना पैसा खो बैठेगी या वो सामने आएगा कि सरकार ने इतना पैसा दबा रखा है अपने स्विस बैंक में? क्योंकि ब्लैक मनी स्विस बैंक में तो उनकी जो इकोनॉमी है वो फल फूल रही है और हम बिल्कुल नीचे आते आ रहे हैं। राजनीति में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो पैसे दे रहे हैं, टिकट देके वोट दी जा रही है, टिकट देके सीट ली जा रही है। और उन लोगों को जो हम सीट दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो कैसे हमारे देश को डेवलप करेंगे? जैसे ममता बनर्जी, उनके अंदर कुछ ललक है करने की देश के विकास के लिए, वो वेस्ट बंगाल में डेवलप कर रही हैं। उन लोगों को टिकट दी जाए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना कि उनको जो देश को पैसे लेकर टिकट खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था कि राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और सवाल आज 2 साल पहले की बात है, हमारा ये मानना था कि देश में राजनीति का कुछ नहीं हो जाता। लेकिन पिछले 6 महीने में जब आम आदमी पार्टी आई तो मुझे लगा यहाँ देश में राजनीति में बदलाव आ सकता है। लेकिन फिर 1 महीने बाद जब उन्होंने 49 डेज की सरकार चलाई,
फिर हमारा यही मानना होगा ये हमारे देश में राजनीति का कुछ नहीं होता। हमको हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना करे कि देश के युवाओं की आप उम्मीदों को तोड़ दें। ये हमारे आज इन नेताओं के ये उम्मीद लगाते हैं कि हाँ हमारे देश में कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा सवाल था कि सुधार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से ये लोग खफा हैं काफी, हालांकि सब देश को खफा होना भी चाहिए। निजी तौर पे मैं भी कहूंगा कि सिर्फ अगर उनको मौका मिला तो 49 डेज का। अभी एक सवाल आया था महिला सुरक्षा का, क्यों अभी एक सवाल उठाया था कि लॉ में सुधार होना चाहिए। निखिल आपको याद होगा एक चुटकुला बड़ा फेमस था, हम लोगों ने भी उसका टैटू बनाया था और फेसबुक सोशल नेटवर्क साइट पर फेमस था। एक छोटी बच्ची रात को 12 बजे जग के अपनी माँ से पूछती है, माँ इन बलात्कारियों को आखिर फांसी क्यों नहीं दी जाती? तो माँ कहती है अगर बलात्कारियों को बेटा फांसी देने स्टार्ट हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या भारत की सरकार ऐसी है कि अगर वो एक कदम उठाएगी तो सरकार गिर जाएगी? अब हमें देश बदलना है, अब हमें देश को सुधार करना है और आप युवा ही देश को बदल सकते हैं। सर मैं इस डिस्कशन में ये हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अगर एम्प्लॉयमेंट हो भी जाए तो फीमेल वर्कर्स वहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी गवर्नमेंट को वुमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा लेकिन फीमेल वर्कर सिक्योर नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे हमारी कंट्री की वुमेन्स के लिए। मैं तो ऐसा नेता चाहता हूँ जो हमारी बात सुने और आगे तक कहे। हम लोग बोलते रहते हैं यहाँ पे बातें चल रही हैं, कोई वहाँ तक पहुँचाएगा? हमारा टीवी शो देंगे बंद, कुछ आगे तक पहुँचे, हमारी बात में दम निकले तो बात बनती है, नहीं तो इस सब चीज़ का कुछ फायदा नहीं है। एक अच्छा सवाल उठाया, बदलाव होना चाहिए, लेकिन मैं अपने दोस्त से एक बड़ी अच्छी वाकया बताऊंगा, आप सभी लोगों को बताऊंगा। जब मतदान का समय आता है हम लोग मतदान करने नहीं जाते। पिछली सरकार जो 2009 में सरकार बनी उसमें जो मतदान हुआ भारत का वो 54% था, उसमें से सिर्फ 27% पर कांग्रेस सरकार बनी। अगर ये आंकड़ा और फैलाया जाए तो तकरीबन 12 से 14% लोगों की वोट पाने वाली सरकार आखिर देश की नीतियों को, देश के युवाओं को, देश के वृद्धों को, देश की महिलाओं के दिल की बात कैसे समझ सकती है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मतदान जरूर करें। सर आपने बोला कि हमें वोट देना चाहिए, बट आज तक कोई ऐसा नेता बना है जो अपना घर भरने के अलावा लोगों के घर भरने चाहे? हम नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं सर, लेकिन सर मैं नहीं मानती कि कोई भी एक ऐसा नेता है जो अपने से पहले दूसरों की सोचेगा। आज तक का कोई भी नेता नहीं। तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मोदी करेगा? इस सवाल पे दोबारा लौटेंगे। हालांकि हम इस चीज को मानते हैं कि मोदी की हवा है, मोदी अच्छा वर्क करेंगे, लोग कुछ युवा जानते हैं, लेकिन सवाल बड़ा जमीनी स्तर से उठाया गया कि आखिर हम कैसे इन पर विश्वास करें, क्योंकि 60 वर्ष से लगातार हम धोखा खा रहे हैं। पंडित जी के जमाने से और मनमोहन सिंह जी के जमाने तक सिर्फ हम लोगों को धोखा ही मिला है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा, एक चुनाव आयोग ने एक नया विकल्प निकाला है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप नोटा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद कुछ और राजनीति में सुधार होने के लिए एक विकल्प मिलेगा। 3 सवाल और लेंगे, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, वक्त खत्म होता जा रहा है। 2-3 सवाल और हम जल्दी से लेना चाहेंगे। जी, यूपी कहती है कि हम विकास करेंगे, विकास लाएंगे। अगर कांग्रेस की बात करें, 10 साल उनके पास कम पड़ गए, क्या वो इटली से विकास लाएंगे? अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है जो कि मोदी सरकार है। युवा करेंगे वोट का वार, इस बार बहुमत से लाएंगे मोदी सरकार। सर आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की। आप यूनिवर्सिटीज बनाते हैं बड़ी बड़ी जगह पर, लखनऊ में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में। आप यूपी की उन जगह पर देखते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। कुछ बच्चे, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लोगों को इंटरनेट नहीं पता कि इंटरनेट एक्चुअली क्या होता है। सर मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मैनिफेस्टो रिलीज करती है सरकार उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, केवल वो फॉर्मेलिटी के लिए। अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये डिबेट कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। सर हम एजुकेशन की बात करते हैं, मगर हमारे इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मगर वहाँ पे रियल में पढ़ाई होती है ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टीचर्स को पैसे दिए जाते हैं और उनकी जो सैलरी है इतनी बढ़ा देते हैं, बट वहाँ पे एजुकेशन तो नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे पढ़ाते ही नहीं है कुछ भी। तो प्लीज़ हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नाम के लिए ना हो, वहाँ पे पढ़ाई भी हो कुछ, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन मिले। सब बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की, शिक्षा की। वास्तव में आजकल शिक्षा तो खरीदी जाती है, शिक्षा पढ़ता ही कौन है यहाँ? ज्ञान ले ही कौन रहा है? सब उसको खरीदने के पीछे में पड़े हैं। सरकार की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है चीन की बात करें, हमारे डॉलर के गिरने की, डॉलर के उठने की बात करें। हमको तो लगता है कल को हो सकता है भारत सरकार को नेपाली खरीद ले।
सर गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आज के टाइम में गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट एजुकेशन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उसने डेवलपमेंट किया है एक्चुअली। आप प्राइवेट सेक्टर की बात की तो आप प्राइवेटाइजेशन ही ले आइए ना इंडिया में, गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दीजिए अगर आपको डेवलपमेंट एक्चुअल में चाहिए तो, क्योंकि सारा काम तो वही कर रहे हैं। जहाँ तक इस प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, तमाम व्यू आए निखिल यहाँ पे और भी तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की, तमाम ऐसे सुधार थे, अगर वो इस देश में लागू हो जाएं तो देश में सुधार जरूर होगा। लेकिन मैं अपने प्यारे दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश यही सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जब युवा बदलेगा तभी देश बदलेगा। अगर आपको सुधार करना है राजनीति में तो इससे अच्छा मौका आप लोगों के पास दोबारा नहीं आएगा। आप वोट कीजिएगा और देश की तकदीर बदलिएगा। निखिल भारद्वाज, सुनील चौधरी के साथ विवेक गर्गाचार्य, समाचार 24 मथुरा। लोकसभा चुनाव 2014, कौन होगा कुर्सी का सरताज, किसका होगा पीएम आवाज, कौन होगा राजनीतिक गणित में पास, कौन करेगा देश पे राज, किसका होगा जनता से सरोकार, किस पर करेगी जनता विश्वास, चलेगी किसकी आंधी, होगा किसका सुपड़ा साफ। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम कुर्सी का सरताज, सिर्फ समाचार 24 पर। बोलते हैं कि एक आयु वर्ग है 20 से 25 साल तक जिसका कि परसेंटेज सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के वोटों में। लेकिन अगर हम बात करें कि उस आयु वर्ग की और उस तबके की सुनते कितने लोग हैं, कितने नेता सुनते हैं, कितने वादे होते, कितने वादे पूरे होते, क्या युवा सोचता है। हमारा एक खास कार्यक्रम है यूथ विजन, यूथ विजन ऑन पॉलिटिक्स, यूथ विजन ऑन सोशल मीडिया, यूथ विजन ऑन डेवलपमेंट एंड यूथ विजन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा की जीएलए यूनिवर्सिटी में, जहां पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर एक वर्ग से आए हुए हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं भारतीय राजनीति से, क्या चाहते हैं हमारे नेताओं से, क्या करना चाहते हैं, कहां पर दिक्कत आ रही है, कौन सी पॉलिसी इन लोगों को परेशान कर रही है, किससे ये लोग खुश हैं। शुरुआत करते हैं, एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, आप ये बताइए आज की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, आप लोग वोट देते हैं सर, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे आप कितने खुश हैं, क्या कुछ नया चाहते हैं, क्या एक स्टूडेंट के तौर पर आप सोचते हैं, आप बताइए। सर जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब भी इनकी न्यू पॉलिसीज आती है एंड वो इम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, लाइक स्कॉलरशिप ही ले लीजिए, इस साल आती है एंड नेक्स्ट ईयर से या प्रीवियस ईयर से देखे जाए तो वो नहीं आएगी। एंड जैसे कि लैपटॉप बांटे जाते हैं सर, वो सिर्फ इलेक्शंस टाइम पे ही बांटे जाते हैं, या फिर अगर देखा जाए कि जो हमारे पॉवर्टी लाइन्स में आते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया। साफ तौर पर बात, लैपटॉप तो बांटे जाते हैं, लेकिन वही हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे कि लैपटॉप वहां पहुंच जाते हैं जिस गांव में लाइट नहीं होती है, फिर वो quaker.com पर आ जाते हैं बिकने के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाई हैं? तो एक मेजोरिटी का एक ये quaker.com की बात को मानना हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, चाहे तो वो वेबसाइट पर जाके देखें कि उनके लैपटॉप वहां पर अवेलेबल है या नहीं। दूसरा हम सवाल उठाएंगे जो प्रेजेंट की जो सोशल मीडिया का रोल है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जो कि एक एक्सपेक्टेशंस के जिससे बाहर था, जो हिंदुस्तान में एक अपना नया रोल लेकर के आया। हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से सोशल मीडिया के बारे में, क्या ये लोग जानते हैं, क्या सोशल मीडिया का इंपैक्ट है, आप बताइए। आपका नाम? सौरभ सिंह। सौरभ जी ये बताइए सोशल मीडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है सोशल मीडिया? सर सोशल मीडिया की वजह से ही आज जो पॉलिटिक्स में जो नाम आए, जैसे केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ये मीडिया के ही थ्रू जन्मे हैं। क्योंकि अगर आज मीडिया नहीं होता तो ये लोग अपना चुनाव पूरे वर्ल्ड, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में तो सर्वाइव नहीं कर पाते। मीडिया अवेलेबल है ना, अखबार में अवेलेबल है, चैनल्स अवेलेबल है, टेलीविजन चैनल्स और अदर्स हैं जो न्यूज चैनल के अलावा वो अवेलेबल है। जरूरत क्या है सोशल मीडिया की, क्यों सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्या आपको वहाँ सच्चाई दिखती है, क्या आप एक नई चीज देखते हैं सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग खुद इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से सर, इसीलिए लोग सोशल मीडिया एक बिना एक बंदिश के लोग